महेश्वरी साहब, आप एक बहुत बढ़िया पीएमएस चलाते हैं। पिछले 5.5 साल का अगर मैं आपको रिटर्न बताऊं महेश्वरी साहब के पीएमएस का, तो अगर आप फीस काट दें और एक्सपेंसेस काट दें तो साल दर साल बसंत जी ने 26.5% का एक CAGR रिटर्न सन 2015 से दिया है। बसंत जी, ये एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है। बताइए, पिछले 10 दिनों में हम लोग मिड कैप, स्मॉल कैप्स और कुछ लार्ज कैप्स में एक ठीक ठाक करेक्शन आते हुए देख रहे हैं। आप जैसे स्टॉक पिकर के लिए ये एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि पोर्टफोलियो में आप अक्सर मल्टी बैगर्स जोड़ते हैं। बताइए, रडार पर आजकल क्या क्या है? नहीं, मल्टी बैगर्स शैल जी आपको मिलेगा पिटाई के बाद। जब आपका पोर्टफोलियो 50% घट जाता है तब मल्टी बैगर मिलता है। जी जी। जब पोर्टफोलियो 50% बढ़ जाता है तो आपको सिर्फ कंपाउंडर मिलेंगे। उसमें एक कंपाउंडर ऐसा होगा जो ऐसा इंजेक्शन लगाएगा कि आपको दर्द 5 साल तक रहेगा। तो अभी प्रॉब्लम बाजार में मुझे ये नजर आ रही है कि आप शेयर लीजिए 10-20% गेन्स के लिए, वो तो ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा जो मार्केट का फ्लेवर है अभी वहां मुझे नजर नहीं आ रहा है कि बहुत। अब तेजी का बाजार और मंदी का बाजार में ये होता है, जो तेजी आपको 20 हफ्तों में देता है, मंदी आपको 20 दिनों में ले जाता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट से देखना चाहिए। मुझे तो अभी बहुत रेयरली और बहुत ही सेलेक्टिव हिसाब से बाजार में रहेंगे तो सही हम, बट इतना कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं लग रहा है कि ये लेते ही 5 गुना हो जाएगा 3 साल में। जी बसंत जी, आप कभी हक में नहीं रहे कि सरकारी कंपनीज या बैंक्स की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर आपकी कोई अलग व्यक्तिगत राय हो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में तो वो भी शेयर कीजिए। नहीं, पब्लिक देखिए, हर चीज एक भाव पे बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल। आप 5 टाइम बुक कहीं और देंगे, हाँ, और हाफ टाइम बुक में आपको देखना है कि भाई, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में कि इवन अ बनाना पील इज वर्थ 25 सेंट्स, मतलब केले का छिलका का भी कोई दाम होता है, रद्दी न्यूज़पेपर के भी कोई दाम होते हैं। और अगर इकोनॉमी रिकवरी मोड में है, नीचे से ऊपर आ रही है, ग्रोथ आ रही है, तो सबसे पहले जो है एनपीए की सफाई होती है। अब उसमें जो बड़ी बैंक है अपनी कोटक बैंक, उसके पास तो गंदगी है ही नहीं, वो क्या साफ करेगा? तो दिवाली की सफाई जो है वो ये सेकंड लाइन, थर्ड लाइन एनबीएफसीज और बैंक्स में होती है। तो वो अंदाज लेकर अगर कोई समझे कि भाई उसका परफॉर्मेंस क्या है, जैसे मधु जी तो स्टॉलवर्ट है इसमें, तो अगर वो एक असेसमेंट हो जाए कि इसका एनपीए कहाँ घट सकता है, बिकॉज इकोनॉमिक एक हो रहा है कि पैसा जब आता है ना तो आपके 90% लाइफ की दर्द चली जाती है। ये तो सिर्फ शेयर बाजार है। तो उस ढंग से देखने से मुझे लगता है कि बैंक्स में रियल एस्टेट का दाम बढ़ेगा, सारे कोलैटरल होल्ड कर रहे हैं। अब मैंने किसी को लोन दिया, उसके दाम ही 80 लाख की प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी 1 करोड़ 20 की हो गई, तो मेरा लोन तो सिक्योर हो गया। तो वो एंगल अभी मुझे लगता है लगाना बचा है। मैं बसंत जी का एक बोलता हूँ, ये एक दिवाली नहीं, ये 6 दिवाली से सफाई चल रही है इनकी। जी जी। तो ये 6 दिवाली में इन्होंने अगेन सेक्टर एज ए होल में 11 लाख करोड़ का प्रोविजन पब्लिक सेक्टर बैंकों ने कंबाइन करके किया है फ्रॉम 2015 टू 2021। 11 लाख करोड़, और इनका करीब 10 लाख करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना है ये ड्यूरेशन में। तो 1 लाख करोड़ का नेट नुकसान हुआ है पिछले 6 साल में। सरकार ने और बाहर से 3.5 लाख करोड़ का कैपिटल इनका रेज हुआ है जी। और अभी जो मार्केट कैप है, अगर मैं 2-3 बैंकों को निकाल दूं, एसबीआई को निकाल दूं और 2-3 छोटे बैंक जो एक्सेसिव वैल्यूएशन पे उसको अगर निकाल दूं, तो उनका कंबाइंड मार्केट कैप अभी भी जितना सरकार ने पैसा डाला है उससे भी कम है। बिल्कुल, ये बात आप बिल्कुल समझिए कि इतनी जबरदस्त तरीके से क्रशिंग हुई है पब्लिक सेक्टर बैंक्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन की। कई बैंक तो अभी भी लगभग 80 से 75% नीचे अपनी ऑल टाइम पीक के चलते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मल्टी बैगर्स ढूंढना आपको आसान तरीके से आता हुआ दिखेगा, और मधु जी इस काम में परांगत हैं। पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ और 30 साल से आप एग्जैक्टली यही काम करते हुए देख रहे हैं। बसंत जी, ये आपकी तरफ से आएगा। अक्सर हम लोग पीएसयू बैंक्स को एक ट्रेडिंग जोन में देखते हैं। जब बहुत सस्ता हो तब खरीद लो, और जब सस्ता रह जाए तो आप उसे बेच दो। यहाँ पर 1-2 बातें अगर आप पीएसयू बैंक्स की परेशानियों के बारे में करें तो वो एक बैलेंस हो जाएगा। नहीं, परेशानी अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ये एंगल समझ आ रहा है कि ओवरऑल इकोनॉमी रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं आएगी, जो अभी तक उस ढंग से आई नहीं है, कोविड हो या कुछ भी हो, तो फिर ये पीएसयू बैंक फिर 6 महीने के लिए डेफर हो गया गेम पूरा। फिर आपकी वो कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक जो ऑटो पायलट है, एस्केलेटर में आप बैठ गए, एयरपोर्ट पे इधर से उधर 2 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए, वो उधर है। लेकिन अगर आपको काट पे जाना है, जल्दी जाना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, तो ये सब पीएसयू बैंक में ही पैसे बनेंगे। और एसबीआई
एक्चुअली क्या है ना, एसबीआई अगर 40% बढ़ेगा ना, हाँ। तो ये सारे बाकी डबल हो जाएंगे। बहुत सिंपल गेम है। क्या तो ये आप ब्रॉडली ये एक थंब रूल आपको बताते हुए दिख रहे हैं बसंत महेश्वरी साहब। एसबीआई ऑलरेडी रिकॉर्ड हाई पर है और छोटे मंझले बैंक्स आपको बहुत दूर दिखेंगे रिकॉर्ड हाई से। तो अगर एसबीआई में जितनी वृद्धि आएगी उसकी 2 गुना आपको इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आती हुई दिखेगी। बसंत जी, मधु जी तो अपना पर्सनल पैसा मैनेज करते हैं, लेकिन आपका पोर्टफोलियो डिक्लेयर्ड है और हम सब लोग उस पर ध्यान देते हैं। बताइए आप क्या क्या चीजें देख रहे हैं फिलहाल, कहाँ कहाँ एडिशंस हो रहे हैं और कहाँ कहाँ आप बिल्कुल परे हैं? नहीं, हमारा ये मानना है कि ये जो तेजी है ये हमारी तेजी नहीं है, ये बोरोड तेजी है, 7 समुंदर पार से आई है। वहां पैसे की प्रिंटिंग होती है, घूम फिर के पैसा हमारे पास आता है, हम शेयर बाजार में लगाते हैं, हम मजे करते हैं जी। तो जो भी बेसिक इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी लिंक्ड स्टॉक्स हैं, वो उतने अच्छे नहीं किए जितने ग्लोबली ड्रिवन है। अब आईटी क्यों बढ़ रहा है वो तो मुझे सही समझ आ रहा है, बट बढ़ रहा है। फार्मा पहले बढ़ा, उसको भी इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडियन कंपनी है जो यूएस ऑपरेशंस करती है। उस ढंग से अगर आप देखेंगे तो मेटल में पीछे एक तेजी आई, ईवी का जो कहानी है उसमें एक तेजी आई है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आएगा नहीं आएगा, कौन उसके सप्लायर्स होंगे उन चीजों के, उधर तेजी आई है। टाटा ग्रुप बाय इटसेल्फ इज अंडरगोइंग अ ट्रेमेंडस चेंज फ्रॉम we can say a family owned business, it has now become a professionally driven company group rather। तो इस ढंग से हमारा ये फोकस है कि हमारी कि हम उन कंपनियों को देखें जो इंडिया के पॉलिसीज और इंडिया के लिंक से थोड़े से कम, थोड़े से इंसुलेटेड है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो उस एंगल से हम पोर्टफोलियो देखते हैं। बसंत जी, जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे ग्लोबली लिंक्ड सेक्टर्स की, और मेटल्स की जो हम लोगों ने चहक देखी है वो देखते ही बनती है। सन 2021 का बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स रहा। यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू दिखती है? नहीं, मुझे तो बहुत वैल्यू नजर आती है, बिकॉज जब आपकी कंपनी अपनी मार्केट कैप 2 साल 3 साल में कमा ले, तो सिक्लिकल और नो सिक्लिकल इसमें डीसीएफ करने की जरूरत नहीं है जी। आपको अगर पता है कि हमारी कंपनी 3 पे ट्रेड कर रही है, अब वर्स्ट क्या होगा, और आप इस ढंग से देखना चाहिए, हर एक मेटल कंपनी को एक कैंसर था डेट का। जैसे आज से कल हुआ, अगर अपने अगले हफ्ते मिलेंगे तो हमारी सारी मेटल कंपनीज थोड़ा सा और डेट चुका दी होगी। तो मैं तो कहता हूं कि इधर ही अगर 6 महीना रुक जाएगा ना, तो ये डेट फ्री हो जाएंगी 1 2 3 कंपनियां काफी। क्या बात। और इसमें एक अजीब सी बात है कि अगर केपेक्स जब तक नहीं होता है तब तक अच्छा है। जिस दिन केपेक्स स्टार्ट होगा उसके 1.5 साल बाद मंदी आएगी। कोई भी मेटल रैली दुनिया में 300-200 साल की हिस्ट्री में सप्लाई के आने के बाद ही रुकता है। पहले डिमांड आती है, बिकॉज मुझे अब एक घर बनाना है, फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए है, मैं स्टील खरीद के लाया, सीमेंट खरीदा, ये खरीदा, मैंने तो इमीडिएट डिमांड क्रिएट कर दिया। लेकिन वो 50 लाख के घर की सप्लाई बनाने में इंक्रीमेंटल स्टील, इंक्रीमेंटल सीमेंट 3 से 5 साल लगते हैं। वो स्टॉप गैप जो अरेंजमेंट होता है उस ढंग से देखना चाहिए। और ठीक है, अभी प्रॉब्लम यह है कि जितनी एनालिस्ट कम्युनिटी है और जितने फंड मैनेजर कम्युनिटी है हमारे, वो एज्यूम कर रहे हैं कि अगले साल 20 से 30% मेटल के दाम गिर जाएंगे जी। तो क्या वो सिक्लिकल इनपुट कंपनी में एज्यूम कर रहे हैं, वर्लपूल का जब बनाते हैं बैलेंस शीट या प्रोजेक्शन की वर्लपूल का इनपुट कॉस्ट अगले साल 30% घट जाएगा, वो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे तो पहले ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर आप यहां एज्यूम कर रहे हैं कि मेटल 30% 20% सस्ता होगा, तो आप जो यूजर इंडस्ट्री है उसमें क्यों नहीं वो एजम्पशन यूज कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि पासिंग फेज है, रैली अभी चालू है। अच्छा, अब आप ये बताइए बसंत जी, ये जो रैली आप मेटल में देख रहे हैं, क्या ये आयरन स्पेस में देख रहे हैं या नॉन फेरस स्पेस में दिख रहे हैं, या आपको ये सेक्युलर मूव दिखता है मेटल काउंटर में? रियली समझ आता है तो आप कोबाल्ट और लिथियम खरीद लीजिए, बिकॉज ईवी में वही यूज होगा, तो वो मिलती नहीं है जी। जब तक चाइना एक्सपोर्ट नहीं करता है सब कुछ ठीक है जी। जिस दिन चाइना एक्सपोर्ट करेगा उस दिन सब कुछ खराब होने को हो सकता है। और चाइना क्यों एक्सपोर्ट नहीं करेगा वो तो दूसरी बात है, क्लाइमेट है, ये है, वो है। बट मुझे नहीं लगता है ये, मुझे और लगता ही नहीं है यहाँ पे दाम बढ़ते हुए चाहिए। ये दाम भी अगर टिक जाए ना तो भी बहुत पैसे बनेंगे। और ये जो मेटल्स की रैली आप देख रहे हैं, ना सिर्फ कमोडिटी प्राइस में बल्कि स्टॉक प्राइसेस में, ये है 18 महीने। आपको मैं सिंपल देखता हूँ, मैं तो रोज सुबह उठ के बिटकॉइन का दाम देखता हूँ जी। अगर बिटकॉइन ऊपर है तो सारे के, पहले एक जमाना था गोल्ड होता था, आई थिंक गोल्ड को धीरे धीरे बिटकॉइन रिप्लेस कर रहा है। बिटकॉइन ऊपर है तो सारे मेटल्स ऊपर होते हैं, बिटकॉइन नीचे है तो सब नीचे होता है। वो रिफ्लेशन ट्रेड जो है वो बिटकॉइन, इथेरियम और डोज कॉइन में आ गया है जी जी।
करते नहीं है, हमको समझ नहीं आए, समझ आए दूसरी बात है, बट एंगल इस ढंग से है अभी। अच्छा,